कि एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं। सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना। 11 साल बाद इनको लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्राथमिकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कि 11 साल में कुछ नहीं किया, ये इन्होंने स्वीकार लिया। 2015 में गुमराह किया लोगों को, फिर 2020 में गुमराह किया, 2 गलती कर दी, तो अब उनको तो सजा मिलेगी इस गलती की। जो जन समर्थन मिल रहा है उससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी जिसे आपदा कहते हैं सब, उस आपदा को हटाकर भाजपा को लाना चाहती है। ये बात सही है कि पैसा बढ़ रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रवेश जी क्यों पैसा बांट रहे हैं। मैं भी बार बार इस चीज़ को इसका उल्लेख कर रहा हूँ। योगी साहब जसोला में आकर केवल अपनी बातें बोलकर चले गए, उनका यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। योगी है तो जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं है। ये सब फ्लॉप हैं, ये गए काम से, हवा मुड़ गए। अब जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सुतार ठोक के गिरिवेट में हमेशा की तरह हमारे साथ गणमान्य मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से निवांश शर्मा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया आपको दिखाई दे ही रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ आ चुके हैं। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे। विनोद बंसल होंगे विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। इसके अलावा यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ MIM के प्रवक्ता हाजी रंगरेज साहब मौजूद हैं और मुस्लिम स्कॉलर अब्दुल हामिद नुमानी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रुख करता हूँ निवांश शर्मा का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि यमुना को गंदे नाले में बदल दिया, ये योगी ने कहा है अपनी रैली में। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सड़कों की बुरी हालत है, घुसपैठियों को आधार बांट रही है आम आदमी पार्टी और साजिश के तहत रोहिंग्याओं को बसा रही है आम आदमी पार्टी। दंगे में आप नेताओं का भी नाम है, ये योगी ने कहकर के आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है। तो निवांश शर्मा का हम रुख करते हैं और उनसे मैं सबसे पहला सवाल पूछूंगा। निवांश शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल कि आज योगी जिस तरीके से आए हैं और जिस तरीके से हमलावर हुए हैं वो आम आदमी पार्टी पर, उन्होंने एक बड़ी बात कही जो हमने अपनी छोटी सी रिपोर्ट में भी दिखाई है। उन्होंने कहा कि जिसने अपने गुरु अन्ना हजारे को नहीं छोड़ा वो दिल्ली की जनता को भी नहीं छोड़ेगा, ये तय है। बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, योगी जी दिल्ली में आए हैं तो दिल्ली में उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं। मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, बिल्कुल आ सकते हैं। चुनाव में हर एक को अधिकार है अपनी बात रखने का। योगी जी ने भी अपनी बात रखी है। ये पहली बार तो नहीं हुआ, पहले भी पिछले 2020 के चुनाव में भी योगी जी आए थे। और आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाजपा ने 8 सीटें जीती थी और उन 8 में से एक भी ऐसी सीट नहीं थी जहां योगी जी गए थे। जिन जिन सीटों पर योगी जी 2020 के चुनाव में गए थे वो सभी सीटों पे भाजपा की जमानत जब्त हुई थी, सभी सीटें हारी थी भाजपा। अभी इन्होंने यमुना की बात करी, हम तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो यूपी में यमुना बहती है उसका क्या हाल है, आप बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी थी कि यू हैव मेड यमुना हेल, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। इन्होंने रोहिंग्यास की बात करी तो मैं उसमें मैं तो माननीय कोर्ट की टिप्पणी पर जा रही ना निवांश जी, मैं तो केजरीवाल जी की टिप्पणी पे जा रहा हूं कि 2025 तक अगर मैं यमुना में डुबकी ना लगाऊं तो मुझे दिल्ली की जनता वोट ना दे। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी ने, देश में ऐसा नेता भी एक है जो 100 में से 97 काम करता है तो वो भी बताता है, और जो 3 काम नहीं कर पाता वो भी बताता है। क्या देश में किसी और नेता में इतनी हिम्मत है कि वो बता पाए कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया? यमुना की हालत यूपी में क्या है, क्या योगी जी बता पाए? यूपी में क्या स्कूलों की हालत है, क्या योगी जी बता पाए? यूपी में क्या बिजली की हालत है, क्या योगी जी बता पाए? यूपी में इन्होंने रोहिंग्यास की बात करी, आप ये देखिए, ये रिपोर्ट है जो ये कहती है कि यूपी के अंदर 9,000 से ज्यादा रोहिंग्या आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उनका कुछ नहीं हो पाया अभी तक। 3,000 से ज्यादा रोहिंग्यास जो हैं वो अपने आधार कार्ड बना के नागरिकता ले चुके हैं यूपी में।
क्या एक्शन हुआ? नहीं, वो सबसे ठीक है, ज्यादा लेकिन देश दिल्ली अगर में कहीं जिस तरीके से बसे हैं, रोहिंग्याओं वो को यूपी बसाने है। का आरोप योगी जी ने लगाया है, उस पर जवाब दीजिए ना। देखिए, सवाल का बदला सवाल नहीं हो सकता। अगर वो योगी जी दिल्ली को लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उछाल रहे हैं तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अब दिल्ली के सवाल के बदले आप यूपी का सवाल करके थोड़े पल्ला झाड़ सकते हैं निवान जी। हम तो यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सवाल उठा रहा है उसको भी तो ये बताना पड़ेगा ना उस मुद्दे पे उन्होंने क्या किया। हम तो ये कह रहे हैं कि आपके केंद्रीय मंत्री ने ये कहा था कि दिल्ली के अंदर हम रोहिंग्यास को बसा रहे हैं, बक्करवाला में फ्लैट्स दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस, और उनको बकायदा बिजली पानी देंगे, उनको पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी को टैग करके उन्होंने वाहवाही ली थी। तो दिल्ली के अंदर तो रोहिंग्यास को बीजेपी ने बसाया, दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश में बसाया? क्या बीजेपी को यह जवाब देना नहीं चाहिए कि देश के अंदर अगर रोहिंग्यास बसते जा रहे हैं, यूपी के अंदर अगर 9000 रोहिंग्या आइडेंटिफाई होते हैं और कुछ नहीं होता, 3000 से ज्यादा रोहिंग्यास ऐसे जिनके पास नागरिकता है और इनको दिल्ली के रोहिंग्यास नजर आ रहे हैं, क्यों बस गए दिल्ली में रोहिंग्यास अगर भाजपा के अंडर प्रशासन है? ये तो फेलियर है होम मिनिस्ट्री का, ये तो फेलियर है प्रशासन का, इनको जवाब देना पड़ेगा। आज मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिलती है, क्या यूपी में मिलती है? दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है, क्या यूपी में मिलती है? दिल्ली के अंदर बस सर्विस फ्री मिलती है, क्या यूपी में मिलती है? दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, क्या यूपी में मिलती है? दिल्ली में सब सुविधाएं 100% मुफ्त देने के बाद दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे मुनाफे का बजट है, और यूपी के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया, कुछ भी मुफ्त नहीं आता। हम तो ये कह रहे हैं कि हम पुजारी भाइयों को, ग्रंथी भाइयों को 18,000 रुपए महीना देंगे, उस पर भी आपत्ति है उन्हें? आप बताइए, इस पे क्यों आपत्ति होनी चाहिए? इनको तो तारीफ करनी चाहिए थी आज अरविंद केजरीवाल जी की, आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपका समर्थन करते हैं। सिद्धार्थ यादव इसके भी विरोध में है। देखिए, भाजपा अरविंद केजरीवाल जी का विरोध करते करते जनता निवान जी आपके सवालों का जवाब सिद्धार्थ जी से ले लेते हैं। हाँ सिद्धार्थ जी। देखिए, सबसे पहले तो अनुराग जी, इनकी बड़ी वाली प्रवक्ता एक बार आपके शो पे आई थी और हम साथ में थे, जो हरदीप पुरी जी के ट्वीट को लेकर के कहते हैं उसका स्पष्टीकरण सबके सामने है। एमएचए ने उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन 12 घंटे में निकाली थी और हरदीप पुरी जी ने ट्वीट किया था कि एमएचए की क्लैरिफिकेशन सबके सामने है। पर इनका चाल चरित्र और चेहरा कैसा है ये मैं आज आपको बता देता हूं। ये वो पार्टी है जो देवेंद्र भुल्लर, एक कन्विक्टेड टेररिस्ट के सपोर्ट में लेटर लिखती है। ऐसे ही नहीं है कि गुलपनाग कहती है कि आम आदमी पार्टी इज फ्लर्टिंग विद टेररिस्ट। दो इनके जो एमएलए हैं वो बांग्लादेशियों के फेक वोटर आईडी कार्ड बनाने में उनका नाम आया हुआ है। कैसे राघव चड्ढा बाहर जाते हैं और किन खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ लंदन में वो मिलते हैं, ये दुनिया ने सबने देखा है। आप कैसे, ये ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह खान वाली पार्टी है, फिर रोहिंग्याओं पे प्रश्न पूछते हो? रोहिंग्याओं के लिए पूछा गया और मैंने आपके शो पर वो वीडियो सुनाई थी जहां इनके बड़े नेता अमानतुल्लाह खान ने खड़े होकर के कहा था कि 10-10 हजार रुपए हर महीना एक राशन की किट, ये मैं अपनी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से एक एक रोहिंग्या परिवार को देने का काम करूंगा। दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर लाके खड़े कर दिए आपने रोहिंग्याओं की बस्तियों में। दिल्ली के वासियों को जहां बिजली मिलनी थी वो तार निकाल करके आपने जोड़ दिए रोहिंग्याओं की बस्ती में। दिल्ली के बदले यूपी के सवाल पूछ रहे हैं और फिर मनीष सिसोदिया को छुड़वा करके वहां भेज दिया जहां चुनाव लड़ा जाए, जहां रोहिंग्या बांग्लादेशी फेक वोटर्स ज्यादा हो। ये जो षड्यंत्र है इनका, एंटी इंडिया षड्यंत्र, मैं मानता हूं अनुराग जी इस पर बात होनी चाहिए, और आज जब उसके बारे में चोट की जा रही है तभी इनको ज्यादा दर्द है। मैं एक बात और कहूंगा, बहुत अच्छा विकास का मॉडल सुना रहे थे, उत्तर प्रदेश में ऐसा है, हमारे यहां ऐसा है। उत्तर प्रदेश में काला पानी नहीं आ रहा। आज कुंभ का स्नान हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप डुबकी लगा सकते हैं यमुना में? मैं चैलेंज देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने मुंह से कहा था कि अगर मैं 2025 तक नहीं साफ कर दूं यमुना को तो मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता कह रही है आप ही की बात मान लेते हैं, नहीं देंगे वोट। आप डुबकी लगा पाएंगे यमुना के अंदर, हां या ना? नहीं तो किस आधार पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? एक बात मैं अंतिम बात बोलूंगा, 10 सेकंड लूंगा। इनकी सरकारी स्कीम देखिए, बिजनेस ब्लास्टर्स ये स्कीम लेकर के आए। प्रोग्राम की कुल कीमत जो इस पे खर्च होना था वो था 54 करोड़, उसके एडवर्टीजमेंट में इन्होंने दिया 80 करोड़, 80 करोड़, 1.5 गुना। देश के मेंटर स्कीम लेकर के आए, प्रोग्राम का कुल खर्च था 1.9 करोड़, एडवर्टीजमेंट में खर्चा 27 करोड़, 13 गुना। क्रॉप रेसिड्यू की ये पराली मैनेजमेंट की स्कीम लेकर के आए, पूरी स्कीम का कुल खर्च था 77 लाख, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा 24 करोड़, 31 गुना। ये एडवर्टीजमेंट वाली पार्टी है। जनता के पैसे को लूट लूट कर या तो मिनी बार, सिल्क का कारपेट, टोटो की टॉयलेट सीट, महंगे पर्दे और आलीशान शीश महल बनाया, या उसका झूठा प्रचार करके उसके एडवर्टीजमेंट्स चला करके लोगों को बरगलाया। दिल्ली अब जाग चुकी है, बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये एंटी इंडिया वाली आम आदमी पार्टी को अब अपने घर का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। शीश महल के जो आराम इनको लेने थे, अब शीश महल का हिसाब देना पड़ेगा। निवान जी काउंटर दीजिए, फिर मैं अनुराग जी के पास जाता हूं।
देखिए अगर कहीं दुनिया में झूठ बोलने पे ऑस्कर मिलता होगा तो ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को मिलेगा। सरेआम झूठ बोलते हैं ये लोग। ये देखिए, ये रिपोर्ट है, ये इंडिया रेजिडेंशियल एनर्जी सर्वे CEEW की रिपोर्ट है कि दिल्ली के अंदर 0 पावर कट हैं और यूपी के अंदर देश में सबसे ज्यादा पावर कट हैं। ये बिजली पे ज्ञान दे रहे हैं हमें। दिल्ली के अंदर बिजली देश में सबसे सस्ती है, 200 यूनिट फ्री, 400 यूनिट हाफ, 800 रुपए में 400 यूनिट मिलती है। और यूपी के अंदर 4000 रुपए में 400 यूनिट मिलती है। यह भी पूर्वांचली भाइयों की बात कर रहे थे। ये देखिए, ये खाता है इनका। इनके अध्यक्ष ने पार्लियामेंट में पूर्वांचली भाइयों को घुसपैठिया बोल दिया, रोहिंग्या बोल दिया, और आज ये पूर्वांचली भाइयों के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। ये देखिए, सुशीला, अजय कुमार, अनीता, प्रतिभा, राम, ये जिन व्यक्ति का नाम राम है उनको रोहिंग्या बता रहे हैं। ये खुद रोहिंग्या को बसा के रोहिंग्या के नाम पे राजनीति करने वाले लोग आज पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या बता रहे हैं। इनके नेता ने दलित भाइयों का अपमान किया, इनके नेता ने पंजाबियों का अपमान किया, इनके नेता ने पूर्वांचलियों का अपमान किया। हम क्या कह रहे हैं? आप हमारी डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ो। हम ये कह रहे हैं कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने सारी प्रताड़ना झेलने के बाद देश की सबसे सफल सरकार चला के दिखाई, जहां पे महंगाई सबसे कम, जहां पे बेरोजगारी सबसे कम, जहां पे पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा, जहां पे देश की सबसे ज्यादा प्रो पीपल स्कीम्स चलती हैं, मुफ्त में मिलती हैं, और उसके बावजूद दिल्ली में सरप्लस बजट। आप एक चीज मुफ्त नहीं देते और आपने 20 राज्यों की सरकारों को घाटे में डाल दिया। 7 लाख करोड़ रुपए का घाटा आपका गुजरात में, 4 लाख करोड़ रुपए का घाटा आपका महाराष्ट्र में, दिल्ली में रहते हैं, घाटा मध्य प्रदेश में, दिल्ली में रहते हैं। घोटाला आपने 50 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, जनता को लूट लिया। अब आप दिल्ली को लूटने आना चाहते हो। आप बताओ, दिल्ली के अंदर फ्री बिजली मिलती है, कहीं और मिलती है क्या? दिल्ली के अंदर फ्री पानी मिलता है, कहीं और मिलता है क्या? दिल्ली के अंदर ठीक है निवान जी, ठीक है। सिद्धार्थ जी 10 सेकंड। नहीं अनुराग जी, आपने इनको 30 दिया, मैं 30 तो लूंगा ही लूंगा। देखिए, ये 29 राज्यों में जाकर के जमानत जब्त करवाने वाली पार्टी है। ये हर जगह जाकर के यही झूठा टेप रिकॉर्डर चलाती थी और दिल्ली को छोड़ करके हमें छोड़ दीजिए सर। आप बताइए, आपने क्या किया 29 राज्यों में? ये नोटा से भी छोटा वाले थे। चुनाव है दिल्ली का, मैं कहता हूं अच्छी बात कह रहे हैं, डेवलपमेंट में लड़िए, डेवलपमेंट में लड़िए। 70 कॉलेजेस कहे थे आपने, 17 बना पाए क्या? नए अस्पताल बोले थे, बना पाए क्या? दिल्ली में साफ हवा दे पाए क्या? दिल्ली में साफ पानी दे पाए क्या? लोगों के लिए नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे पाए क्या? कुछ नहीं दे पाए। अरे डेवलपमेंट में बात करते तो बहुत कुछ हो जाता। क्या दिया इन्होंने? दिल्ली को जहर दिया, विचार में जहर दिया, पानी में जहर दिया, खाने में। और मैं एक बात मैं भी इनके बीच में नहीं बोल रहा था अनुराग जी, आपको 10 सेकंड देना पड़ेगा। पूर्वांचली भाइयों की ये बात कर रहे थे, इनके नेता कहते हैं ये 300, 300, 400, 400 रुपए लेकर के पूर्वांचली आ जाते हैं दिल्ली में इलाज करवाने, इनको बाहर भगाओ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं। अभी उन्होंने परसों अपना टीवी इंटरव्यू पॉडकास्ट किया, उसके अंदर कह रहे हैं जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बसी हुई हैं ये पूर्वांचली आके इसमें रह रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा सिद्धार्थ जी, निवान जी, मैं लौटूंगा। अब देखिए, राजनीतिक रूप से भले ही आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ये शत्रु हो एक दूसरे के, लेकिन आज आपने शायद नोटिस किया हो ना किया हो, ये तीनों ही जैकेट भाई हैं। देखिए, आज सिद्धार्थ यादव भी हरे कलर की नेहरू जैकेट पहने हुए हैं, निवान शर्मा भी हरे कलर की जैकेट पहने हुए हैं, और अनुराग भदौरिया तो खैर अपनी एवरग्रीन जैकेट में हैं ही। अनुराग भदौरिया, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपका दिल्ली में हालांकि वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन आपका दोस्त जो है, आपका अरविंद केजरीवाल जो है, आपकी आम आदमी पार्टी जो है, वो अभी सत्ता में है। अब योगी आ गए हैं दिल्ली में और साफ तौर पर एकमात्र एजेंडे के तहत वो आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर हैं। आपको लगता है कि इससे हिंदुत्व का एजेंडा, जिस पिच पर बीजेपी खेलती थी, जिस पिच पर खेलने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की, उसको थोड़ा डेंट लगेगा आम आदमी पार्टी की खेल को? देखिए, दिल्ली के अंदर में ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है वो आपने भी डिबेट में देख लिया। ये रोहिंग्या की बात कर रहे थे, इनसे पूछिए कि चुनाव आने पे आपको याद है, होम मिनिस्ट्री तो आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है, जमीन आपके पास है, कैसे आ गए, कैसे बस गए, और कैसे उनके कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गए, इसकी जिम्मेदारी तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं किस मुंह से इन्होंने इसी मुंह से वादे किए थे। भाई, आपने भी मुंह से ही वादे किए थे, बीजेपी के वादे याद नहीं क्या? मुंह से ही किए थे। और क्या क्या वादे किए थे, क्या सब पूरे कर दिए आपने? एक वादा पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी आपने, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की, गिनाऊं आपको? 15 लाख से लेके हर घर में खुशहाली होगी, रोजगार होगा,
छोड़ दीजिए, उस पर जाना नहीं चाहते। जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है जिस मुंह से आप वादे करते हो। फिर कहते हैं दिल्ली जाग चुकी है। भैया दिल्ली तो जगी गई है, दिल्ली जग गई है, तभी तो आप परेशान हो, तभी तो आपको बुलाना पड़ रहा है। भाई यूपी वाले आओ, महाराष्ट्र वाले आओ, गुजरात वाले आओ, पंजाब वाले आओ, सभी आओ, बचाओ, हम डूब रहे हैं। और हम इतनी तरह डूब रहे हैं कि हमको सहारा, यमुना में जाके सहारा खोजना पड़ रहा है। यमुना के पानी की बात करेंगे, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? केंद्र में आपकी सरकार नहीं है? क्या दिल्ली के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया लोकसभा में? क्या आधी सरकार आपकी दिल्ली में नहीं है? या इंतजार करते हो कि जहरीला पानी हो जाए और फिर हम उस पर जो लोगों का नुकसान होगा, तो लोगों का नुकसान मतलब राष्ट्र का नुकसान, आप राष्ट्र का नुकसान करने के लिए इंतजार करते हो क्या कि अगर किसी पार्टी ने काम नहीं किया तो आप नहीं करोगे? राष्ट्र का नुकसान कर दोगे, लोगों को तकलीफ में डाल दोगे। जहरीली आप हवा बह रही है दिल्ली के अंदर में, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या केंद्र में आपकी सरकार नहीं? क्या आधी सरकार आपकी दिल्ली में नहीं है कि जहरीली हवा बहने दो, लोगों की सांसें फूलने दो? कमाल की बात करते भाई यहाँ बैठ के। आके राजनीति अपनी जगह है, मानवता भी कम से कम जगाइए। आप ऐसी बातें मत कीजिए कि आपने जहरीली हवा कर दी, जहरीला पानी कर दिया तो आप क्यों बैठे वहां पे? आप साफ कीजिए ना भाई। एंड ऑफ द डे आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। जनता को सुविधा नहीं मिल रही है तो जिम्मेदार आप भी हैं। क्योंकि अच्छा अनुराग जी, इस समय करोल बाग में योगी हैं और उनकी दूसरी रैली चल रही है, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। करोल बाग में मंच पर पोस्टर लगा हुआ है जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। तो आप समझ गए होगे ना कि क्या कहना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ये नहीं लिख सकते कि हिंदुस्तान एक है तो मजबूत है, भारत एक है तो मजबूत है, नहीं लिख सकते। क्योंकि हिंदुस्तान से नहीं, सत्ता से प्यार है, जनता से नहीं, सत्ता से प्यार है। इनको भाईचारे से नहीं, सत्ता से प्यार है, समाज से नहीं, सत्ता से प्यार है। इन नफरत की राजनीति करके सत्ता पाना चाहते हैं। सोचिए इनकी सोच में हमारी सोच में कितना फर्क है। हम कभी नहीं कहेंगे इस तरह का, हम कहेंगे अगर हिंदुस्तान एक है तो मजबूत है। अगर ये कहेंगे बटोगे कटो की बात करें, किसके बटने किसकी कटने की बात कर रहे हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आया। कौन बट रहा है भैया? यहाँ तो हिंदुस्तान तो एक है और हिंदुस्तान में सभी जात धर्म के लोग रहते हैं। जब हिंदुस्तान पे कोई भी मुसीबत आती है तो पूरा हिंदुस्तान एक साथ उठ के खड़ा होता है। फिर कौन बट रहा है? हाँ, वोट की चिंता इनको रहती है, इसीलिए वो नफरत का एक एंगल लेके आते हैं। कैसे हम बताएं, कैसे हम एक साइलेंट मैसेज भेजें जिससे कि हमें राजनीति मेरी चमकती रहे। उत्तर प्रदेश में देखा है लोगों ने 33 पे समेट दिया था। चिंता मत करो, अगर ऐसी राजनीति रही, विकास की राजनीति नहीं करोगे, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करोगे, तो अभी तो 33 में यूपी में आए थे, 3 पे आ जाओगे, दिल्ली में साफ हो जाओगे। क्योंकि आप अब बैसाखी की सरकार पे चल रहे हैं। किस लिए? इन्हीं सब पे बात कर करके। आप देखो अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? समाजवादियों को। क्यों? क्योंकि उनके आचरण को, उनके आदर्शों को अपनाते हैं। ये प्रभु के नाम पे राजनीति करते थे। अभी तक नहीं समझ पाए कि प्रभु के नाम पे राजनीति करोगे तो भैया मुंह की खाओगे, हारना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु हमारे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। बार बार प्रभु समझा रहे हैं। अयोध्या में आपको करारी हार मिली है, फिर भी नहीं समझ रहे हो। आप जनता की बात करो, जनता जनार्दन है, जनता की तकलीफ की बात करो, जनता के मुद्दों की बात करो, जनता की परेशानियों का बात करो, जनता किस मुसीबत से जूझ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान किस परेशानी से जूझ रहा है, उसके बारे में बात नहीं करोगे तो आप नहीं जीत पाओगे। किसी तरह से आप इधर उधर करके कुछ भी कर लो, लेकिन जीत आपके हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि जनता आपसे नाराज है। ठीक है। और जिससे जनता नाराज होती है उसका कभी कल्याण नहीं होता। चाहे मुंह से आप अपने वादे कर लो, चाहे कुछ भी बातें। अरे हरियाणा में कल्याण हो गया, महाराष्ट्र में कल्याण हो गया अनुराग भदौरिया जी। अब वही नारा दिल्ली में भी चल रहा है। लेकिन मैं विनोद बंसल जी का रुख करूंगा। विनोद बंसल जी, अब तक एक है तो सेफ है, ये ऑफिशियली हमने मंचों पर लिखे देखा है। बटोगे तो कटोगे योगी सिर्फ बोला करते थे, इसको इस कदर बड़े बड़े अक्षरों में ऑफिशियली पहली बार लिखा देख रहा हूं मैं। करोल बाग की रैली की हम तस्वीर दिखा रहे हैं मंच पर, आप अगर देख रहे हो तो देखिए वहां दोनों ही नारे लिखे हुए हैं, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है अनुराग जी। वैसे आज आपके जो साथी अनुराग बैठे हैं और वो राजनेता कम और प्रवचनकर्ता ज्यादा लग रहा है। वो अलग बात है कि प्रवचन एक डायरेक्शन में चल रहा है, क्या चलो कम से कम थोड़ा शुद्धिकरण हो रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन एक बात है कि चाहे बटोगे तो कटोगे की बात करो, एक है तो सेफ है, दोनों नारों का एक ही लब्बो लुआब है कि आखिर देश को बांटने, काटने और छांटने की जो प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति जो देश के राजनेताओं ने अपनाई है, उससे वो योगी जी उसको सावधान करना चाहते हैं देश को। ये जो दो नारे हैं, एक है तो सेफ हैं या बटोगे तो कटोगे, दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है कि अगर बटेंगे तो डेफिनेटली अनसेफ रहेंगे, और जब एक है तभी। अरे जब दोनों नारों का अर्थ एक है तो फिर एक ही नारा लिख देते ना, दो नारे लिखने की जरूरत क्या थी, ये बताइए।
नहीं देखो, नहीं, दोनों चीजों का अंतर है ना। देखिए, अनुराग दो है ना यहाँ पर। तो दो अनुराग जो है ना, एक तो मुस्कान से बात करता है और एक दूसरी तरफ एक तेज के साथ बात करता है, तोते की तरह चौंक मारते हैं। अंतर है ना दोनों में जी। अनुराग तो एक ही है, दोनों में अनुराग है, लेकिन यह कि थोड़ा अंतर है। इसीलिए देखिए, आप ये श्रोता और जो अपने वोटर है उनको भी समझाना पड़ता है कि भाई देखिए एक है तभी सेफ है। और आप देखिए क्योंकि ये काटने वाले हैं ना जी, ये जो एनडी के जो इंडिया है ना जी, बार बार काटने पे लगी हुई है। एक्चुअली हिंदू समाज को कभी जाति पर काटेंगे, कभी मतपंथ संप्रदाय पर काटेंगे, कभी भाषा पर काटेंगे, कभी सनातन को नेस्तनाबूद करने चलेंगे, कभी को कीड़ा मकोड़ा बता देंगे, कहीं हिंदुत्व को गाली देंगी, और ऐसे करके अल्टीमेटली हिंदू समाज को अलग अलग छिन्न भिन्न करने की कोशिश करती हैं। आप देखिए, इन्हीं के नेता तो हैं जिन्होंने कहा था कि अगर आपने गंगा जी में डुबकी लगाया कुंभ में जाकर के तो मर जाओगे आप। इन्हीं के जो लोग हैं ना कि जो जाते हैं तो वहां तो पापी जाते हैं सिर्फ। ये जो हिंदू समाज को हमारी धार्मिक मान्यताओं से च्युत करने का जो काम जो कर रहे हैं, ये सभी एक एनडी की भिंडियां कर रही हैं। आप सोचिए, कोई नई बात नहीं है जी। इन्हीं भिंडियों से बचने का काम जो है ना, पूजनीय योगी जी ने कहा है कि भाई उनसे सावधान रहना पड़ेगा। ठीक करो, सनातन की बात कर रहे हो, भाषा शैली नफरत वाली बोल रहे हो। सनातन थोड़ी नफरत है। नहीं, नफरत नहीं, नफरत तो आप कर रहे हो ना जी। देखो, भाषा सिखाता है। नहीं, नफरत अगर आपको भिंडी गलत लगी है तो ठीक है, मैं वापस कर लेता हूं। सनातन का नाम लेते अरे भाई, मैं कहता हूं अगर भिंडी अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, छोड़ दो ना भिंडी को। अरे भाई, सनातन को नेस्तनाबूद करने चले हो तो कुछ तो समझना पड़ेगा ना आपको। दिल में आप तो सनातन को कीड़ा मकोड़ा बोल दोगे। आप तो सनातन, आप तो सनातन को जो देखिए, सनातन का अनुराग जी मुझे बोलने की परमिशन है। अच्छा, अनुराग जी समझिए, विनोद जी को बोलने दीजिए। देखिए, उसको महसूस कीजिए, फील कीजिए, खाली बोलने के लिए मत बोलिए। सनातन को दिल में अनुराग जी, रखिए। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, हम बोल रहे हैं और सनातन ये देखिए, ये सनातन के ऊपर लेक्चर देंगे, लेकिन उसी सनातन को नेस्तनाबूद करने चलेंगे। आप मुझे बताइए, इनके नेताजी के मुंह में से एक शब्द नहीं निकला था जब भी कहा था कि सनातन तो कीड़ा मकोड़ा है, सनातन तो कोविड है, अब सनातन तो ऐसा है वैसा है। जब इनके महामंत्री रामचरितमानस को जलाते हैं तब इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलता। जब इनके महामंत्री पर कीचड़ उछालते हैं तब इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलता। आप देखिए कि ये जो है ना, समाजवादी पार्टियों की जो पार्टी है ना, आपने चोंच मारने की बात कहकर अनुराग भदौरिया को प्रोवोक कर दिया। अब वो चुप ही नहीं हो रहे। अब अनुराग भदौरिया चुप नहीं हो रहे हैं। आपने चोंच मारने की बात कह करके उनको भड़का दिया। अनुराग जी देखिए, मैं किस अनुराग को बोलूंगा? आप देखिए ना, अब मुझे अनुराग भदौरिया को चुप कराने के लिए हाजी अंग्रेज साहब को डिबेट में लाना होगा। ये काटने का काम करते हैं। मैं आता हूँ आपके पास, विनोद बंसल में आता हूँ। हाजी अंग्रेज, ये पोस्टर देख रहे हैं आप, मंच के नीचे लगा हुआ है। ये किसी समर्थक ने नहीं लगवाया है, ये बीजेपी का पोस्टर है। अक्सर क्या होता है कि इस तरीके के पोस्टर समर्थक लगवा देते हैं, बटोगे तो कटोगे, तो पार्टी कहती है समर्थकों ने लगा दिया। अब ये बीजेपी ने लगाया, मंच के नीचे लगा हुआ है, जिस पर बिल्कुल मैसेज क्लियर है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। दिल्ली भी आ गया ये नारा। देखिए, जय भीम जय मीम में जिस तरीके से ये बटने और जय फिलिस्तीन नहीं कहा आपने? नहीं, वो भी कह देंगे, जय फिलिस्तीन भी। तो जिस तरीके से बटोंगे कटोंगे की रोज राजनीति है, ये कोई आज की राजनीति नहीं है भाजपा की। ये चाल चरित्र चेहरा भाजपा का आज ज्यादा जाकर उजागर हो गया। जब मोदी जी कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, योगी जी 80-20 की बात करते हैं, अमित शाह ये कहते हैं कि बटन इतनी जोर से दबाओ कि साइन बांध तक करंट लगे, तो ये इस तरीके के नारे देकर एक विशेष समुदाय को लेकिन भीमराव अंबेडकर की बात नहीं मानोगे। अरे सर, चुप हो जाइए सर। जो है ना जी, जब अच्छा ठीक है विनोद जी, दलित समुदाय के लोगों के पास तो ये बिल में घुस जाते हैं। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे उस समय, ये चुप्पी साध लेते हैं उस समय, और जय भीम का नारा, खोखला नारा बोलेंगे ये। आप मुझे बताइए, आखिरकार ये लगातार जो है, चलिए आप समाज का दोहन कर रहे हैं। ठीक है, आप इनको थोड़ा हाजी अंग्रेज साहब को बोल लेने दीजिए। इन्हें पता ही नहीं है फिर मेरे बारे में, पता है नहीं सबको। मैं बोलूंगा तो फिर चुप ही रहेंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। ये भारत में रहते हैं, भारत माता की जय बोला ना जी जरा। ठीक है, इनको बोलिए जरा, भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय। अच्छा ठीक है, हाजी अंग्रेज साहब अपनी बात पूरी कर लें। देखिए जिस तरीके से सामाजिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति लगातार भाजपा 1980 में भाजपा का जब शांत हो जाए विनोद जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाए विनोद जी। हाजी साहब को बोलने नहीं दीजिए। देखिए, सामाजिक ध्रुवीकरण की राजनीति लगातार भाजपा, जब से भाजपा बनी उससे जनसंघ से बाद में लगातार ये सामाजिक ध्रुवीकरण की राजनीति, मंडल और कमंडल की राजनीति पर लगातार करती रही। और योगी जी के जो बयान है,
आप ये समझिए जो उन्होंने एक नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, आप इस नारे से और बुलडोजर का जो बाबा बने थे, क्या हुआ यूपी में? लोकसभा में चुनाव हार गए। तो जिस तरीके से ये सामाजिक ध्रुवीकरण और एक समुदाय को 80 और 20 में भारत को बांटने का जो काम कर रहे हैं योगी जी, 80 और 20 में जो बांटने का काम कर रहे हैं, ये ऐसी स्पीचों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ऐसे नारों को तुरंत बैन कर देना चाहिए जो नारे देश को बांटने और काटने की बात करते हो। दूसरी बात मैं एक और कहूंगा कि योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं, योगी जी ने कहा कि यहाँ पर सड़कें नहीं है, तो आपके जो शासनकाल जो आपका यूपी में राज्य है, राजनेता है उसको सर ये तो गलत तरीका है, लगातार ये गलत तरीका है। विनोद बंसल जी, ये इंटरप्शन हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है यहाँ पर। देखिए ये लोग धूर्तंगबाजी से जो है वो कामयाब होते हैं। तब इंटरप्शन कर रहे थे, तब नहीं रोके थे। नहीं तो ये थोड़े हाजिर अंग्रेज तो चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे भाई, किसी और की सजा इनको क्यों दे रहे हैं? धर्म से कोई ताल्लुक है न, सनातन से कोई संबंध है न, अम्बेडकर से न, राम से न, कृष्ण से। बोल रहा भाई, मैं कहता हूँ भारत में रहते हैं तो भारत माता की जय नहीं बोल रहा। जय भारत, जय भारत। नेशनल चैनल पर ये जय भारत निकल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ये इनकी कोई में हैसियत, जय भारत। मैं विनोद बंसल जैसे लोगों का मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता, जिनकी कोई हैसियत और कोई औकात ना हो, इनकी कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं दिल्ली में। आप जैसे आप लोग इन्हें बुलाकर बिठाते हैं खास तौर से इसलिए कि ये आए और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति करें और एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाए। विनोद जी मुझे फिर आवाज डाउन करनी पड़ेगी विनोद जी। हाँ ठीक है। देखिए मैं अनुराग भाई बहुत संयम से अपनी बात कहना चाहता हूं। जिस तरीके से राजनीति आज हो रही है कि लगातार बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी ने ऐसा नारा दिया, उसको फिर एक है तो सेफ है मोदी जी ने कहा। तो जिस तरीके से आज आपने देखा कैसे नीचे लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। तो इलेक्शन कमीशन आज हमारा कहाँ है जो इस तरीके की भाषा, कल हम कहेंगे कि सब एक, तो जिस तरीके की भाषा चुनाव के अंदर जिस तरीके से हो रही है, ये 80-20 वाली जो पॉलिसी है, शमशान कब्रिस्तान वाली जो बात है, कपड़ों से पहचानने की बात है, जो बटन इतनी जोर से लेकिन एक रहेंगे तो ठीक है, आप बोल लीजिए। हाँ। तो हम कह रहे हैं अनेक हैं तो अखंड है। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं हमारी पार्टी का क्या नारा, अनेक है तो अखंड है, सम्मान है तो इंडिया सेफ है, और इंसाफ है तो हमारा संविधान सेफ है। पार्टी के नारे तो आपने बता दिए। टिकट किसको दिया आपने? दिल्ली दंगों के आरोपियों को आप टिकट बांट रहे हैं और नारे ऐसे लगा रहे हैं। नहीं तो दिल्ली तो आरोपी तो नहीं है, तो हमारी तो साध्वी जो प्रज्ञा भारती थी, भोपाल से सांसद थी, वो तो बम ब्लास्ट में थी, वो तो संसद तक बनी, वो बनाया लोगों ने, जिताया भी पार्टी ने। भाजपा जो कहती है कि हमारे पास तो हम इतनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्हें कोई प्रत्याशी नहीं मिला था, तो फिर तो यही बात है ना, नैतिकता तो फिर अगर वहां नहीं है तो फिर इधर हमने तो अभी हमारे तो दोषी भी सिद्ध नहीं हुए, तो आरोपी है। आरोपी तो बहुत सारे जो 90 से 94 सांसद ऐसे हैं जो 240 में से जो भाजपा के, जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप है, तो उन पर सिद्ध नहीं हुए। तो अब बृजभूषण ने खुद लाइव कहा, जो इनके सांसद है, कि मैंने एक व्यक्ति को गोली मार दी। तो ये पार्टियां जिस तरीके से ये बटेंगे, मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन कौन सी नींद है जो कुंभकर्ण की जो वो सोया हुआ है। इस तरीके के नारे लगना, देखिए एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, रूल ऑफ लॉ से हमारा देश चलता है। ये बटेंगे कटेंगे ये हमारे देश का नारा नहीं हो सकता, इसलिए तुरंत इस पे बैन लगने चाहिए। और योगी जी की जो सभाएं हैं जहां पर वो सामाजिक ध्रुवीकरण और 80-20 की बात कर रहे हैं, तुरंत उन पे बैन लगना चाहिए, उनकी सभाओं को रोक देना चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अब्दुल हमीद नोमानी जी ये बताइए मुझे कि कम्युनल नारा क्यों लग रहा है, बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है? ये तो हर किसी पर लागू होता है, ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप किसी के भी मुतालिक कह सकते हैं इस चीज़ को। ये संदेश तो सबके लिए हो सकता है, इसमें चुनाव आयोग को बीच में ला करके और योगी को बैन करना और इस तरीके के नारों को बैन करना, ये तो मुझे न्याय संगत नहीं लगा। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर जो है पूरे भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में देखें तो ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लिया गया है। तो भारत को जो है मजबूती प्रदान करने के लिए अगर वो सब भारतीय एक हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ इससे तो शक्ति बढ़ेगी। तो इसको जो है वो मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये भाजपा और विश्व हिंदू परिषद वालों की ये नियत नहीं है, इनकी नियत और नीति दोनों गलत है। ये जो है पूरा खुल के जो है ना, वो अगर मुसलमान न हो, इस्लाम न हो, पाकिस्तान न हो, तो ये एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। उसकी पूरी राजनीति और चलत फिरत जो है वो सांप्रदायिकता आधारित है, ये आगे नहीं चल सकते। ये राम कृष्ण और सनातन सबका नाम लेके ये रावण का काम करते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है हिंदू मत से, सनातन से, राम से, कृष्ण से, परशुराम से, किसी से नहीं। ये इनका सब नारा जो नया है, जय श्री राम का नारा भी इनका नया है। भारत में जो है 80 से पहले कभी ये नारा नहीं लगा है। वो सीताराम था, ये राम राम था।
ये लोग नया निकालते हैं जय श्री राम, ताकि सीता को बाहर कर दिया जाए उससे। तो ये इनके खेल को अगर लोग समझ जाएंगे, जैसे कि जम्मू और झारखंड में लोगों ने समझा और दिल्ली में भी पहले समझा, तो वो जो है वो सबक सिखाएंगे इनको जो है। ये तो जब तक समझ नहीं है और जब तक वो सांप्रदायिकता से प्रभावित होकर वो वोटिंग करते या कुछ करेंगे, तभी इनकी कामयाबी है। तो इनके अच्छे दिन जो है हमेशा जो है वो खराब दिनों में आते हैं। ठीक है पूरा खेल। अनंत विजय जी, दिल्ली में कौन डरा हुआ है और कौन ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है? देखिए अनुराग जी, मुझे लगता है कि दिल्ली में कोई डरा भी नहीं हुआ और कोई ध्रुवीकरण की राजनीति भी नहीं कर रहा है। कटोगे तो बटोगे एक राजनीतिक नारा है जिसका लाभ आपने अभी चुप कराने के लिए कि अनुराग जी को शायद आपने कहा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र में उसका लाभ दिखा था। और सचमुच ये एक ऐसा नारा है कटोगे तो बटोगे, जिसको बाद में प्रधानमंत्री ने एक है तो सेफ है कह के एक विस्तार दिया क्षितिज का। तो उसके बाद से सब लोगों को, विपक्ष को इसकी काट नहीं। मुझे अभी जो नोमानी साहब कह रहे थे, स्कॉलर हैं, वो कह रहे थे श्री राम का नारा नया है। मैं नोमानी साहब से बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि श्री का मतलब समझ लेंगे तो श्री राम और सीताराम दोनों एक ही होता है। श्री का मतलब ये तो आपने चूंकि पढ़ा नहीं है इसीलिए इस तरफ बोल रहे हैं। श्री का मतलब एक ही नहीं होता है, सीता अलग है, राम अलग है, दोनों पति पत्नी है। भटकाइए मत समाज को जो है, आपके कह देने से जो है वो नहीं हुई एक हो जाएगा। मौलाना का ज्ञान दोनों अलग अलग है। मेरे कहने से अच्छा, विनोद बंसल को तो भारतीय संस्कृति का ज्ञान है नहीं, ये तो लड़ाई झगड़ा में ये लोग पूरा टाइम बर्बाद करते हैं। सीखेंगे अब हम लोग, इनको रामायण महाभारत से कोई लेना देना नहीं है, सीताराम से जो है, दशरथ से। ठीक है, अनंत जी को जवाब देने दीजिए। नोमानी साहब, आपसे हम लोग भारतीय संस्कृति सीखेंगे और श्री और राम सीखना पड़ेगा। हम चूंकि भारतीय संस्कृति जानते हैं ना। अच्छी बात है कि आप हमें इसका ज्ञान देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन मैं तो अनुराग जी से मुखातिब हूं, बीच में आप कहां से टपक पड़े श्रीमान? आपकी तो बारी ही नहीं है और इसको राजनीतिक बहस पर बताइए ना। आपके नाम के नीचे स्कॉलर लिखा हो, ये तो अनुराग जी को करने दीजिए। आप क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं? नहीं, आपने मेरा नाम लिया ना, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। जब आप जनता के बारे में उल्टी सीधी बातें करके गुमराह कर रहे थे स्कॉलर होने के बावजूद, तब मैंने तो बीच में आप गुमराह कर रहे हैं, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ। आप हिंदू समाज को भटका रहे हैं। अच्छा ठीक है, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं काउंटर को मौका दूंगा। मैं राजनीति बोलूंगा। आपने चूंकि श्री और राम की व्याख्या गलत तरीके से की, इसलिए मुझे लगा कि एक मेरा दायित्व है भारतीय होने के नाते कि मैं आपको श्री और राम में करेक्ट कर दूं। दूसरी बात जो आप पूछ रहे अनुराग जी, इस नारे से विपक्ष बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। इस नारे की काट उनको नहीं मिल रही है। 89 में जैसे जय श्री राम एक राजनीतिक नारे के तौर पर आया था और उसका लाभ राजनीतिक दलों को हुआ, उसी तरह ये नारा बहुत ही प्रभावी और बहुत ही इम्पैक्टफुल नारा है जो बहुत नीचे तक गया है, कटोगे तो बटोगे। और दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी के साथ कटोगे तो बटोगे की एंट्री होती है और इसका लाभ हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी देख चुकी है कि देश की जनता को। और अभी अनुराग जी बहुत बहुत संजीदगी से कुछ नोट कर रहे थे, तो मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि अनुराग जी आज कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, लेकिन वो तो फिर अपने पुरानी रॉ में आ गए। वही मुझे लगा कि बहुत दिनों बाद ये ऑन एयर मिले हैं मुझे, तो आज क्या बदल गए क्या? लेकिन कटोगे बटोगे प्रश्न जैसे ही आपने पूछा कि वो गड़बड़ा गए। खैर, तो कटोगे बटोगे का असर मुझे लगता है अनुराग जी मिल्कीपुर में भी दिखेगा। आपसे कभी उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो दूसरी बात, अनुराग जी कह रहे थे अयोध्या में हार गए। मुझे एक चीज और करेक्ट करना है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, फैजाबाद में हारी है। अयोध्या में तो 5000 वोट से जीती है भारतीय जनता पार्टी, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो संसदीय सीट का नाम फैजाबाद है या बीजेपी के अरे वो तथ्य रख रहे हैं भाई, अरे वो तथ्य रख रहे हैं। पत्रकार का काम है तथ्य रखना। नहीं, वो पत्रकार है, तथ्य रख रहे हैं। बीजेपी के स्पॉन्सर है। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त लिखा है। अरे सर, आप पत्रकार हैं, अभी आप इतना ज्ञान दे रहे थे, अभी आप ज्ञान दे रहे थे इनके ऊपर जो है अब्दुल हमीद नोमानी साहब के ऊपर। उन्हें बता रहे थे कि आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप सिर्फ उस पर ही बोलिए। अरे आप पत्रकार हैं, आप निरपेक्ष होकर बात बताइए। आप जो है 22 होकर एक तरफ भाजपा को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। आपका चाल चरित्र चेहरा तो लोग जान चुके हैं भाई। आप पत्रकार नहीं है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप तो हिंसा की बात करते हुए अच्छे। अरे सर, आप करते हैं हिंसा की बात, हम कभी हिंसा की बात नहीं करते। बात करते हो आप करते हैं सर।
सर, शर्म आनी चाहिए आपको। थोड़ी और पत्रकार हैं आप, देश के चौथे स्तंभ हैं, आपको सटीक बात बतानी चाहिए, क्या फैक्ट है। आप कुछ बताते नहीं है, आप आते हैं बीजेपी की पैटी उस पे पिच पे बैटिंग करना शुरू कर देते हैं। आप पत्रकार कम, बीजेपी का नेता ज्यादा हैं। आप 80-80%। अच्छा ठीक है, बोलने दीजिए आनंद जी को बात खत्म करने दीजिए। मैं आ रहा हूँ, सिद्धार्थ जी आ रहा हूँ। हाँ आनंद जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुझे AIMIM से किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जो लोग देश में 15 मिनट में हिंसा की बात करते हो उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, बरी हो चुके हैं उस केस में, हम शायद पता नहीं है आपको। पार्टी की बी टीम मैं बता दूं, ये बात नहीं बताएंगे आप, ठीक है, हम बरी हो चुके हैं उस केस में। अच्छा ठीक है, पता है उन्हें, पता है। बार बार 15 मिनट, जिन्होंने 5 मिनट की बात करी, 15 सेकंड की करी, वो बात बयान इनको याद नहीं आते, ये बयान याद आ जाता है इनको, तब कि हम क्लीन चिट मिल चुका उसमें। अरे अदालत ने क्लीन चिट दी है भाई हमें, सुन लीजिए, कान खोल के मत कहिए। सुन लिया, आप बोलने दीजिए। मैंने सुन लिया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपको तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले, आप कहां बीच में आ गए? आपका तो कोई स्टेक भी नहीं है दिल्ली में। सर आप कौन सी टीम है? आप किसका रोल अदा कर रहे हैं अभी यहाँ पर? बी टीम का रोल तो आप अदा कर रहे हैं। हम तो आंखों में आंखें डाल के बीजेपी से रोज सवाल पूछते हैं, रोज उनकी, ठीक है, उनको घेरते हैं। बीजेपी से एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ, आंखों में आंखें डाल के बीजेपी से एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ, फिर अनुराग भदौरिया के पास आऊंगा। सिद्धार्थ यादव जी, क्या आम आदमी पार्टी की नाकामियां कम थी जो बटोगे तो कटोगे को दिल्ली लाना पड़ा, या फिर अपार सफलता महाराष्ट्र और हरियाणा में जो बटोगे तो कटोगे की थी उसे आप दोहराना चाहते हैं? इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए अनुराग जी, मेरा मानना यह है कि देश के अंदर सच्चाई और स्पष्टता से इतर होकर के नहीं सोचना चाहिए। आज बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस नारे से कुछ लोगों को दिक्कत है। पर MY ये तो बहुत अच्छा नारा होता था उत्तर प्रदेश में, कास्ट के ऊपर बात करना, PDA कहना, ये अलायंस बनाना, ये बहुत अच्छी बात होती थी। सबसे जाकर जाति पूछ लेना, अभी राहुल जी पूछते थे ना, पत्रकार जाति बताओ, जज तुम अपनी जाति बताओ, सेक्रेटरी अपनी जाति बताओ, सेना अपनी जाति बताओ, वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। पर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ना जाने इनको क्यों गड़बड़ लगती है। अब दुखती रख तो इनकी होगी कोई, हमारी तो नहीं है, क्योंकि आज इस देश के अंदर अमन चैन की बात ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह खान जैसे लोग, उनकी पार्टियां ये टीवी पे बैठ करके कर रही हैं। ताहिर हुसैन क्या कर रहे थे दिल्ली दंगों में? ऐसे घर के ऊपर कैसे बोतलें, शराब की बोतलों में भर करके बम बना के फेंके जा रहे थे, किट्टे के कट्टे ऊपर पत्थरों के पहुंच गए थे, और उसके बाद उनको टीवी पे आप डिफेंड करते हैं, उनको चुनाव में आप टिकट देते हैं, और फिर आपको दिक्कत हो जाती है जब हम कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, या आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक हो जाइए, इन लोगों ने दिल्ली में आपदा लाई है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक हो जाइए, इन लोगों ने दिल्ली को त्राहिमाम कर दिया है, और इन सभी पार्टियों के खिलाफ एक होकर के सेफ रहिए, नहीं तो दिल्ली दंगे जैसे भड़काए गए थे, लोगों का अमन चैन जैसा छीना गया था, भविष्य में भी ये लोग ऐसा ही करेंगे। ये दंगाइयों की पार्टी है, नफरत वालों की पार्टी है, इनके खिलाफ तो एक होना ही पड़ेगा। देखिए सिद्धार्थ यादव जी, पलटवार हुआ है, योगी को केजरीवाल ने जवाब दिया है, दिल्ली दिलवालों की है। योगी को केजरीवाल का जवाब आया है, केजरीवाल साहब ने कहा है कि दिल्ली जो है वो दिलवालों की है। उत्तर प्रदेश में 200 यूनिट बिजली खर्च कर तो 2000 रुपए का बिल आता है। 400 यूनिट बिजली खर्च करो तो 4000 रुपए का बिल आता है। दिल्ली में 0 बिजली का बिल आता है। तो देख लेना, गलत बटन दबा दिया तो 4000 रुपए महीने का चूना लग जाएगा। कमल का बटन दबा दिया तो 4000 रुपए महीने का चूना लग जाएगा। क्या चाहते हो? 0 बिजली का बिल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? झाड़ू का बटन दबा देना, गलती मत कर देना, गलत तो नहीं कह रहा बहन जी। झाड़ू का बटन दबा देना, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलिए, आज डिबेट का समय यहीं ख़त्म होता है। अनुराग भदौरिया जी से क्षमा मांगना चाहूँगा, उनका एक रिएक्शन मुझे लेना था लेकिन नहीं ले पाया क्योंकि समय इससे आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सभी पैनलिस्ट का आज ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।